नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे यूजीसी नेट जून 2024 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जिसको कि हमने एक जगह कलेक्ट किया हुआ है, जिसमें कि 100 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, उनके उत्तरों को देखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर कैंसिल हो गया है एनटीए के द्वारा, लेकिन कैंसिल होते हुए भी इस पेपर ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, जिसको कि आगे हमें संभाल कर रखना है। उन चीज़ों को देखना है कि तैयारी कैसे करनी है। यानी कि इस पेपर के पहले जो भी हम तैयारियां कर रहे थे, पिछले पैटर्न के आधार पर, पिछले क्वेश्चन पेपर के आधार पर कर रहे थे, लेकिन इस बार किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे उनको भी हमें ध्यान में रखना है। खास तौर से अब सीधे सीधे क्वेश्चन न पूछकर सवाल पूछे जा रहे हैं। रचनाओं के पात्रों के आधार पर प्रकाशन वर्ष, एक चीज मैं यहाँ पर देखा कि पात्रों के आधार पर प्रकाशन वर्ष पूछा गया था इस प्रश्न में। और दूसरा हमने देखा कि कवितांश को ध्यान में रखते हुए भी सवाल पूछे गए। ठीक है, तो ये दो नई चीजें हमें यहाँ पर दिखाई दी। बाकी पैटर्न में भी बदलाव सा हुआ, इसमें कुछ नए ढंग के प्रश्न देखने को मिले। तो कैंसिल होने के बावजूद हमें इसको एक प्रैक्टिस सेट के रूप में ही ट्रीट करना है, और वो प्रैक्टिस सेट जिसका कि लेवल ठीक ठाक हो। वैसे हम जब भी तैयारी कराते हैं तो अनुमानतः उसी तरीके का पेपर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मानकर चलिए कि यूजीसी नेट जून 2024 यानी 18 जून को जो एग्जाम हुआ था, उसका पेपर आपके लिए प्रैक्टिस सेट की तरह ही है। आपको देखना है कि एनटीए नेट वालों के दिमाग में क्या चल रहा था, वो किस तरीके से प्रश्न को पूछ रहे थे या फिर पूछना चाह रहे थे। तो दुर्भाग्यवश ये पेपर कैंसिल हुआ है, लेकिन हमें इसे सकारात्मक तौर पर एक प्रैक्टिस सेट के रूप में देखना है। तो चलते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तरों को हम देखते हैं। नंबर 51 आप देख रहे हैं, पूछा गया है कि पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ घन भंडाक किम कह भेंटो कंत तुम ना मोहि पावन पाक। यह कवितांश जयसीकृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में आया है। तो यहाँ पर पूरा क्लियर है कि नागमती वियोग खंड से ये प्रश्न बनाया गया है। पूछा गया है कि ये जो कवितांश है ये किस महीने के वर्णन के अंत में आया हुआ है। तो सही जवाब है ऑप्शन पहला, सावन महीने के आखिर में इसको दिया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने बहुत पहले से अपने चैनल पर यूनिट 5 हिंदी कविता को लेकर लगातार वीडियो बनाता रहा। कबीर से लेकर जो एकदम आखिरी कबीर है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, सबकी कविताओं पर हमने चर्चा की। जो गंभीर विद्यार्थी थे उन्होंने इस वीडियो को देखते रहे वो, लेकिन कई बार लोगों को लगा कि हम केवल हिंदी कविता पर चर्चा कर रहे हैं, बोरियत सी महसूस हो रही है, तो हमने ट्रैक को चेंज भी कर दिया। लेकिन आप देखिए कि इस बार के क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर प्रश्न कविताओं से रिलेटेड है। तो पहला जो यहाँ पर प्रश्न यानी 51वां प्रश्न है, जिसका सही जवाब है सावन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कविता संग्रहों के उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कविताओं का नाम दिया गया है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, जिसका प्रकाशन हुआ 1984 ईस्वी में। पत्थर फेंकता हूं, जिसका प्रकाशन हुआ सन 2010 ईस्वी में। चांद की वर्तनी, जिसका प्रकाशन हुआ था 2006 ईस्वी में। चांद का मुंह टेढ़ा है, जिसका प्रकाशन हुआ 1964 ईस्वी में। नए इलाके में, जिसका प्रकाशन हुआ 1996 ईस्वी में। तो इस तरीके से हम अगर पहले से बाद के क्रम में इसको लगाएं तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सही जवाब हो रहा है यहाँ पर। आप देखेंगे इसका जो कूट है कि पहले नंबर पर डी आएगा, इसके बाद दूसरे नंबर पर ए आ रहा है, फिर तीसरे नंबर पर सी आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है, फिर आप देख रहे हैं कि चौथे नंबर पे सी आ रहा है, और फिर आखिर में सबसे आ रहा है यहाँ पर बी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया, बहुत ही छोटा सा सवाल है। इनमें से कौन 13वीं सदी में प्रमुख काव्य शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो ऑप्शन जो दिया गया सही जवाब हो गया जयदेव।
अब इस प्रश्न का जवाब आप जब सुमेलित वाले प्रश्नों को देख रहे थे पहले प्रैक्टिस सेट में, तो हमने कई बार बताया था कि हो सकता है कि वन लाइनर में भी पूछा जाए, जरूरी नहीं है कि हमेशा बड़े बड़े सवाल ही पूछे जाए। तो सही जवाब हो गया जयदेव। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, सरोज स्मृति से रिलेटेड यहाँ पर, और हमने एक सीरीज चलाई हुई थी कि कविताओं की व्याख्या के पहले कविताओं के बारे में सार संक्षेप में बताते हुए महत्वपूर्ण पंक्तियों को हमने रेखांकित किया था। कुछ उसी तरीके से यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है। सरोज स्मृति कविता के इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहले है वो जो इसमें है कविता, आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पे 54 का सबसे पहले नंबर पे है, तेरा वह जीवन सिंधु तरण, पहले नंबर पे हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है, मैं कभी हूं प्रकाश पाया है प्रकाश, दूसरे नंबर पर हो गया। तीसरे नंबर पर है, धन्य मैं पिता निरर्थक, ठीक है। इसके बाद हो गया चौथे नंबर पर आपका, और भी फलित होगी वह छवि, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि 5वें नंबर पर है, दुख ही जीवन की कथा रही, ठीक। तो इस तरीके से जो इसका यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन तीसरा है, ठीक है। पहले नंबर पर ई हो गया, दूसरे नंबर पर ए, तीसरे नंबर पे डी, चौथे नंबर पे बी, और 5वें नंबर पर सी, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये इसका क्रम है, ठीक। तो सरोज स्मृति कविता से उठा लिया गया। ये टफ क्वेश्चन, मैं कहूं कि इजी है तो ये बेईमानी होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है, यह संवाद किस नाटक और किस चरित्र का है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सही जवाब है, आषाढ़ का एक दिन प्रियंगु मंजरी इस बात को कहती है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, सुमेलित वाला प्रश्न है, यहाँ पर एक तरफ निबंध दिया गया, दूसरी तरफ निबंधकार। तो इसमें से जैसा कि आप जानते हैं कि जो सबसे पहले आ रहा है उसी को आपको मिलाना है। गवई गांव की गंध, तो मान लीजिए ये हो गया विवेकी राय का, ए का 3 हो गया। अब आप देखिए ए का 3 आप देख रहे हैं कि चौथा ऑप्शन में यहाँ पर हो रहा है, तो इस तरीके से आपका तुरंत जवाब यहाँ पर आ गया कि ऑप्शन चौथा हो जाएगा। यथासंभव आगे के लिए आप देखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका शरद जोशी। शिखरों के सेतु जो कि हो गए आपके शिव प्रसाद, ठीक। सी का 4 हो गया, वे और होंगे जो मारे जाएंगे, ये कौन हो गया, ये हो गया रघुवीर सहाय, ठीक। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथा हो रहा है। 56 का अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, व्याकरण पर आधारित है कि विशेषण और विशेषण के प्रकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल रूप से विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, मूल रूप से। तो उन्हीं का एक एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है और मिलान करना है। तो जैसे वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, तो डी का 1 हो गया। आप देख रहे हैं कि दो जगह डी का 1 दिया है, यानी कि एक राउंड हमें और चलना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। अब अच्छा दिया है, तो अच्छा क्या हो गया आपका, गुणवाचक हो गया, ए का 3, तो ए का 3 भी 2 जगह दिया है, एक राउंड और आपको चलना होगा। सवा दिया है यहाँ पर, तो सवा क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया, यानी कि बी का 4 हो गया। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है 57 का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक। तो इसी तरीके से मिलान करना था। आगे के लिए आप ध्यान में रखिए कि कुछ क्या है, परिमाणवाचक है जो कि क्लियर नहीं, ठीक। तो ये इसके यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरीके से सुमेलित हो पा रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फूले ने, यहाँ पर ज्योतिबा फूले होना चाहिए था, ज्योतिराव लिख दिया है। फूले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला, तो इसका सही जवाब है 1848 ईस्वी में, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को दिया गया है और पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो देखिए कई किताबों में आप खोजेंगे प्रकाशन वर्ष नहीं मिलेगा, बड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, और हमने खोजा है इसको। कविता कलाप यहाँ पर दिया है जो कि सन 1909 ईस्वी में, लेखांजलि जो कि 1928 ईस्वी में है। आगे के लिए जरूर आप नोट कर लीजिए। कालिदास की निरंकुशता जो यहाँ पर है 1912 ईस्वी में। कुमार संभव 1902 ईस्वी में,
और रसज्ञ रंजन जो रचना है 1920 ईस्वी में। तो इस तरीके से हम देखें तो कौन सा कूट यहाँ पर बन रहा है, 59 का कूट आप देखेंगे तो बनेगा बी, ए, ई, डी और सी। तो इसमें हम मिलान करते हैं कि बी, ए, ई, डी, सी कौन हो रहा है। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा। ठीक है, दूसरा इसका सही जवाब है। आप मिलान भी कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि कुमार संभव सबसे पहले नंबर पर है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया कविता कलाप, फिर तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कि 1912 कालिदास की निरंकुशता, फिर चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं कि डी आ रहा है 1920, ठीक है, रसज्ञ रंजन, और सी लेखांजलि। कई जगहों पर देखेंगे आलोचनांजलि भी इनकी रचना, इसका नाम दिया गया। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि आधुनिक साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से लिया गया था, नामवर सिंह की पुस्तक से। और ये जब तक आप क्लोजली नहीं पढ़ेंगे तब तक इसका आंसर देना मुश्किल है, फिर भी अनुमान से तो इसका आंसर दिया जा सकता है। प्रयोगवाद के संदर्भ में नामवर सिंह के कथन के बारे में दिया गया। तो प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है, नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक में कहा। और आप देखेंगे कि पुस्तक आपके पास होगी तो 95 पेज नंबर पर देखेंगे तो इस बात को उन्होंने कहा है। तो ये तो कथन हो गया सही। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं, वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। ये कथन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी गलत है। आरंभिक व्यक्तिवादी प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और युत्सु भाव का नारा दिया था, ये कथन यहाँ पर सही है, आप उसी पुस्तक में देख लेंगे। ठीक है, और देखेंगे आप यहाँ पर कि जो बताया गया कि प्रयोगवाद नाम भ्रामक है, क्योंकि इस नाम से भाव टपकता है कि इन कवियों ने प्रयोग को साध्य मानकर नया वाद चला दिया। ये यहाँ पर कथन क्या है, गलत है। तो इसका जो कूट बन रहा है, कूट एक बार मैं आप सभी को बता देता हूं कि इसका कूट बन रहा है ए, सी और डी। ठीक है, तो देखा जाए तो इसका सही जवाब है यहाँ पर ए, सी, डी, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। 60 का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है असाध्य बीड़ा पर, तो मुझे बार बार कहने की जरूरत ही नहीं है, हिंदी कविता पर हमने काफी मेहनत की हुई थी इसी दिन के लिए कि अगर आप सीरियसली देखेंगे तो बढ़त बना लेंगे। लेकिन 0 रेटिंग का मैं टीचर हूँ, मेरी कई बार लोगों को आवाज भी समझ में नहीं आती है, दिमाग खराब हो जाता है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन मेरी जो दूरदर्शिता उसको ध्यान में रखिए। भले कई संसाधनों की कमी है लेकिन जज्बा में कमी नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो आप बढ़त बना लेंगे। देखिए असाध्य बीड़ा पर हमने बहुत ही विस्तार से इसकी व्याख्या की थी और बताया भी था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा मोड़ ले लिया है इसलिए कठिन हो गया, ये आसान नहीं था। यहाँ पर पूछा गया कि प्रियंबद के नीरव एकालाप में आए संबोधनों को पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना है। ठीक है, अब एक पद आप देखेंगे जिसमें प्रियंबद बीड़ा उड़ा को रखने के बाद अपने से एकालाप करता है, जैसे मैं खुद कई बार करता हूं आप लोगों के साथ। तो प्रियंबद एकालाप करते समय कुछ संबोधन करता है, उसी संबोधनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सवाल बन गया है। तो कौन सा संबोधन पहले है? ठीक है, पहले नंबर पर है ओ विशाल तरु। ठीक है, इसके बाद है ओ दीर्घकाय दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है ओ स्वर संभार। ठीक है, चौथे नंबर पे है ओ रस प्लावन और पांचवें नंबर पे है आपका ओ शरण्य। तो आप देख रहे हैं इसका जो कूट बन रहा है वो बन रहा है डी, ए, बी, ई, सी। डी, ए, बी, ई, सी। आप देखते हैं कि किसमें है डी, ए, बी, ई, सी। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्नों का जवाब देना था, लेकिन एक कमरे में बैठकर और एग्जाम हॉल में बैठकर क्वेश्चन पेपर हल करना बहुत ही अंतर है। जमीन आसमान का भी मैं कहूं तो कम पड़ेगा। ठीक है, फिर भी विद्यार्थियों ने सही किया होगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किन आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्तिबोध हैं? मुक्तिबोध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध है इनका। ठीक है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, ये तीनों रचनाएं मुक्तिबोध की हैं। यानी जो कूट बनना चाहिए ए, डी, ई। अब हम देखते हैं कि ए, डी, ई कहां पर बन रहा है, ऑप्शन तीसरा है। ठीक है, क्वेश्चन 62 का सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। इतिहास और परंपरा इनकी रचना नहीं है। ठीक है, इतिहास और संस्कृति को ध्यान में रखकर इन्होंने जरूर कुछ लिखा था। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस
जैसा कि आप जानते हैं कि शाही जी की रचना है, ठीक है। तो बी तो बिल्कुल एकदम नहीं है। इतिहास और आलोचना नाम से जरूर नामवर सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी, सी भी इनका नहीं। सही जवाब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए डी ई हो रहा है, ठीक। अगला प्रश्न है, फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह गीत महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ था? तो यहाँ पर सही जवाब है इसका सांध्य गीत, ठीक। सही जवाब है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई, यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु थी? तो सही जवाब है 12 वर्ष थी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए, आप लोग उसने कहा था कहानी को पढ़े भी होंगे, और हमने प्रैक्टिस सेट में बहुत पहले नायक और नायिका दोनों के उम्रों को बताया हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत दुर्दशा के एक एक लाइन का हमने पाठ किया हुआ था और सावधान भी किया था। भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली और राग के नाम दिए गए हैं। इनका किन किन रागों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर? तो जैसा कि आप जानते हैं कि लावनी का प्रयोग है, ठीक है। राग काफी भी इसमें है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि राग चैती गौरी भी है, ठीक। तो जो ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर सी डी ई, ठीक। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। जिस भी विद्यार्थी का ये क्वेश्चन पेपर है उनका ये आंसर सही है यहाँ पर, ठीक। तो 65 का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है जो कि छकाने वाला प्रश्न है, जब तक आप नहीं ठीक से पढ़े रहेंगे नहीं बता पाएंगे। तुलसीराम को छोटी उम्र में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग कौन थे? सही जवाब है मुन्नर, सोनई, जेदी, ठीक है। उसमें जिक्र किया गया है, और कब का जिक्र किया गया है, जब सोवियत संघ रूस की चर्चा की गई है, उसको जोड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय राजनीति की तरफ मुन्नर, सोनई और जैदी नाम के जो भी पात्र हैं उन्होंने तुलसीराम को उस तरफ खींचा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो जिक्र किया गया, सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि भूल गलती, देखिए इस कविता का भी पाठ हमने किया था। इसमें कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में बताना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो इसका यहां पर है, पहले नंबर पर है पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद। फिर दूसरे नंबर पर है, जस्ट उसके नीचे की लाइन है, समूचे जिस्म पर लत्तर, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर है, वह कैद कर लाया गया ईमान। फिर चौथे नंबर पर है, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। और 5वें नंबर पर है, नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त। तो इस तरीके इसका जो सही कूट हो रहा है, पहला ऑप्शन है सी ए ई डी बी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये इजी क्वेश्चन नहीं था, कठिन में इसको माना जा सकता है। बहुत ही, अगर कोई कविता, वैसे कविता बोरियत वाली कई बार टॉपिक हो जाती है, लोग नहीं इसको पढ़ते हैं। मुझे इस बात को कहते हुए काफी खुशी हो रही है कि जब मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में गया हुआ था तो एक विद्यार्थी, उनका नाम मैं पूछना भूल गया, छात्रा ही थी, उन्होंने मेरे पास आकर कहा पहचानते हुए कि सर आपने जो कविता पढ़ाया था वो लाजवाब है, मैंने उससे काफी सहयोग लिया है। तो कई लोगों का दिल लगता है कविता में, कई लोगों का नहीं लगता है। तो ये प्रश्न कुछ उन लोगों के लिए ज्यादा स्पेशली होंगे जिनके दिल लगते हैं। वैसे कविता की व्याख्या और ये सब बड़ा बोरियत है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न पूछा गया तो मुझे चीजें याद आ जा रही हैं, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, ताकि आगे जब आप दिसंबर की तैयारी करें तो इस चैनल पर विश्वास करें। विश्वास करेंगे तब आप व्यक्ति को पसंद करेंगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। पहले मुझसे प्यार कीजिए, फिर चैनल से प्यार कीजिए, फिर मेरे कंटेंट से प्यार कीजिए, तब आपको आनंद आएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मिलान हमें करना है और बहुत ही इजी तरीके का है। यहाँ पर गोविंद मिश्र की जो रचना है दरख्तों के पार, तो आप देखेंगे कि ए का 4 दिया गया, एक में ही दिया गया, सही जवाब हो गया 68 का। आप देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। इसका मतलब है कि सी का 2 होना चाहिए, सी का 2 भी हो गया यहाँ पर, और डी का 3 होना चाहिए, ठीक है, रमेश चंद्र शाह का, और राम शरण जोशी का हो गया। आगे के लिए ध्यान में रखिए, अपनों के पास अपनों से दूर, क्या है ये सब, यात्रा वृत्तांत है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ठीक। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? सतपुड़ा के जंगल कविता को भी मैंने पढ़ाया था। पिछली बार पूछा गया था किस जनजाति का इसमें उल्लेख किया गया है, इस बार पेपर बनाने वाले ने सतपुड़ा कविता को नहीं छोड़ा, पूछ दिया कि वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सही जवाब है ढोल का इसमें जिक्र किया गया है, ठीक।
और जनजाति कौन है? वो गोंड है। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मारुति मन रुचि भरत की लख लखन कही है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया? यहाँ पर दूसरा है। और अगला प्रश्न है जाना माना, अगर इनसे सवाल पूछा नहीं जाएगा तो पेपर अधूरा माना जाएगा कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। किसका कथन है? तो आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना था, रामचंद्र शुक्ल। अब यह कथन कब उन्होंने कहा है? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में पढ़ेंगे, प्रकरण 2 के अंतर्गत अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत कहा है। और अगर आप में धैर्य रहा होगा तो हमने जो आदिकाल रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के आधार पर एक एक लाइन पर क्वेश्चन बनाया हुआ था, सीधे सीधे वहां से उठा लिया गया है। क्योंकि सिलेबस लंबा चौड़ा हो जाता है और पढ़ने पढ़ाने वालों की संख्या ज्यादा है तो आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो सही टाइम पर कहा जाता है कि जब सुबह का भूला हुआ व्यक्ति शाम में वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। तो मौका है दिसंबर के लिए, अभी से आप लोग लग जाइए। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो शुक्ल जी को केंद्र में रख के दूसरा सवाल यहाँ पर है, रस मीमांसा 1949 ईस्वी में, जायसी ग्रंथावली आप देखेंगे इसका जो प्रकाशन यहाँ पर हुआ, जायसी ग्रंथावली का प्रकाशन हुआ है 1924 ईस्वी में। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में, गोस्वामी तुलसीदास 1923 ईस्वी में, भ्रमर गीत सार 1925 ईस्वी में। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले नंबर पर कौन आना चाहिए? बी होना चाहिए। तो देखा जाए तो इसका जो कूट यहाँ पर बन रहा है, चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो कूट बनेगा, बी पहले नंबर पे हो गया यहाँ पर। ठीक, इसके बाद दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कि जायसी ग्रंथावली हो गया। ठीक, यहाँ पर दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे हो गया आपका भ्रमर गीत जो कि 1925 में हो गया तीसरे नंबर पे। और ई देख रहे हैं आप 1929 में इतिहास ग्रंथ हो गया चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे हो गया रस मीमांसा। तो ये इसका क्रम था। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, बी सी डी ई ए। ठीक, जो विद्यार्थी यहाँ पर लगाया हुआ थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने वो किया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर है यहाँ पर। ठीक, कैसे आ जाएगा? सबसे पहले कैसे आ जाएगा ग्रंथ? ठीक है ना, तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन चौथा है। अगला प्रश्न है कि बिना दुख के सब निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार, दिन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार, कवितांश किस कवि द्वारा रचित है? सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत, और ये पल्लव नामक कविता से लिया गया है। और आप जानते हैं कि पल्लव कविता को पढ़ाते पढ़ाते मैंने पूरा पसीना छोड़ दिया था, और क्योंकि लंबी कविता है लोग बोर होने लगते हैं, लेकिन सवाल देखिए यहाँ से पूछ लिया गया। सही जवाब हमें यहाँ पर बता दिया है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर देखिए काव्यशास्त्र के ग्रंथ दिए गए, रस गंगाधर जिसका समय 17वीं शताब्दी के आसपास में है, काव्य अलंकार जो कि 6वीं शताब्दी का है, साहित्य दर्पण आप देखेंगे कि 14वीं शताब्दी का है, काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी का है, ध्वन्यालोक लोचन जो कि 10वीं शताब्दी का है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सी जो है पहले नंबर पर है, फिर इसके बाद आ जा रहा है आपका डी, तो सी डी। ठीक है, इसका जो यहाँ पर सही जवाब होगा तीसरा नंबर का ऑप्शन जो है सही होगा। जिस विद्यार्थी का पेपर उन्होंने भी सही दिया हुआ है। ठीक है, सी डी हो गया। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पे हो गया बी। ठीक, तो इसको मैं नोट भी कर लेता हूं यहाँ पर ताकि आप आराम से करें। जल्दीबाजी में इन प्रश्नों को नहीं करना है क्योंकि आगे भी आपको एग्जाम में जाना है। ठीक है, और चौथे नंबर पे हो गया आपका साहित्य दर्पण वाला चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे हो गया रस गंगाधर। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन तीसरा हो गया। और अगला प्रश्न जो कि हाल ही में एमपीपीएससी का जब हमने क्वेश्चन पेपर आप सभी को सॉल्व करवाया था, और थोड़ा जल्दी से मैंने सॉल्व करा दिया ताकि आप लोगों के पास वक्त नहीं था। ठीक है, 18 जून को आपका एग्जाम था और मैं उस पेपर को 9 जून को हुआ था और 10 जून को मैंने करवा दिया था, इसीलिए कि आप तड़के से इसका अध्ययन कर लें। आपको फायदा हुआ यहाँ पर। सोनाहा शब्द का अर्थ पूछ लिया यहाँ पर, जो कि सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, कुत्ता के अर्थ में। तो सवाल है यहाँ पर कि शेखर एक जीवनी के अनुसार
शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे। नाम दिया गया कुमार, ईश्वरदत्त, देवदास, सदाशिव, राघवन। तो जब आप शेखर एक जीवनी उपन्यास को पढ़ेंगे तो इसमें एंटीगोनम क्लब में कुल 4 सदस्यों को रखा गया है, जिसमें एक सदस्य शेखर है, इसके बाद सदाशिव, राघवन और देवदास है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वो ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है यहाँ पर, ठीक है, कि BDE यानी कि सदाशिव है, ठीक है, फिर राघवन है, फिर देवदास है। ठीक, कुल संख्या कितनी है? 4 है। ठीक, शेखर को बीच में अगर आप जोड़ लेंगे तो आगे के लिए आपके लिए एक और तथ्य यहाँ पर मिल जाएगा। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने ही में मिल सकती है। यह कथन किस लेखक का है? यहाँ पर हमें बताना है कि यह कथन किस लेखक का दिया गया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन पहला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध आप पढ़ेंगे, साहित्य की महत्ता, ठीक है, और उसमें इस कथन को दिया गया है, साहित्य की महत्ता नाम का निबंध है जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और ये निबंध आपको मिल जाएगा इग्नू के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जिसका मैंने पेपर लिया हुआ है उन्होंने रामचंद्र शुक्ल को जरूर लगाया, लेकिन यहाँ पर आंसर गलत है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, एक साहित्य की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक के एक पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? तो जब आप एक साहित्य की डायरी पढ़ेंगे उसमें कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 को पढ़ेंगे तो यशराज के बारे में शुरुआत में ही बताया गया है कि यशराज जो है वो BSc, BTech और LLB किया हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ठीक है। तो इसको आप अपना नोट कर सकते हैं, BSc किया था, फिर BTech किया, फिर LLB किया है यशराज। अगला प्रश्न है, अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों या वस्तुओं को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये कविता कुल 8 पंक्तियों की है और उसमें जीव जंतुओं का उल्लेख किया गया है और इस कविता की व्याख्या हमने बड़े ही मनोयोग से अपने चैनल पर की थी। जो भी बच्चे जुड़े होंगे, पढ़े होंगे, तुरंत इसका सही जवाब बता देंगे। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले नंबर पर है चक्की, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर कानी कुतिया का जिक्र किया गया है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है छिपकली, ठीक है। फिर चौथे नंबर पर है चूहा और 5वें नंबर पे है कौवे। कौवे ने खुजलाई पाखें, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है कि DAECB, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कूट जो बन रहा है क्रम के अनुसार DAECB, ठीक है। इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है जो कि नाटकों के प्रकाशन वर्ष की दृष्टिकोण से पूछा गया है, लेकिन इस बार NTA ने थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर किया है। प्रकाशन वर्ष तो पूछा है लेकिन आप देख रहे हैं कि चरित्रों के आधार पर पूछा है, ठीक है। तो नाटकों के नाम दिए गए हैं, नाटकों के नाम दिए गए हैं, बल्कि नाटकों के जो भी पात्र हैं उनके नाम दिए गए यहाँ पर, पहले से बाद के क्रम में हमें बताना है। अलका, अनुनासिक, नारायण दास, अशोक, लोचन बाबू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलका जो है वो चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुनासिक जो है वो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है मोहन राकेश का, उसका एक पात्र है, ठीक है, 1958 में। इसके बाद नारायण दास आप देख रहे हैं कि अंधेर नगरी का है, ठीक है, 1881 में। अशोक जो कि आप देख रहे हैं कि आधे अधूरे का एक पात्र है, ठीक, जिसका प्रकाशन हुआ 1969 ईस्वी में। लोचन बाबू जो कि महाभोज नाटक का पात्र है और इसका प्रकाशन हुआ 1979 में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका जो क्रम होना चाहिए, पहले नंबर पर ई, फिर आप देखेंगे कि दूसरे नंबर पर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चौथा ऑप्शन हो रहा है वो सही हो रहा है कि पहले नंबर पर ई, फिर दूसरे नंबर पर ए, फिर तीसरे नंबर पे जो सी ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं कि बी ऑप्शन
और 5वें नंबर पर डी ऑप्शन है। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, इंद्र जो है वो एक कमानीदार चाकू लेकर फेरी वाले जो भी इत्र फरोश व्यक्ति है, इत्र बेच रहा है, और उसके ऊपर हमला करता है। और वो तो इससे अच्छे से बातचीत करता है लेकिन उसको उम्मीद नहीं रहती है, ठीक है, इंद्र है, ठीक है, उसकी हत्या करने की कोशिश करता है या फिर हमला करता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर शीर्षक दिए गए हैं। अब मैं प्रैक्टिस सेट में भी अलर्ट किया था कि इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर देखिए सवाल आ भी गया है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन पहला है, ठीक है, CADEB ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो रहा है। तो हम देख लेते हैं कि पहले नंबर पर कौन है। पहले नंबर पर है यहाँ पर प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, जो कि आप देखेंगे प्रकरण 2 के अंतर्गत अध्याय 2 में है, ठीक है, चैप्टर 2 में इसको लिखा गया है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर है भक्ति आंदोलन और इस्लाम, ये क्या है? चैप्टर 3 में है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि उर्दू का जन्म, तीसरे नंबर पर यहाँ पर हो गया उर्दू का जन्म, जो कि आप देखेंगे ये भी चैप्टर नंबर 3 में दिया गया, अध्याय 3 में। चौथे नंबर पर है शिक्षा में क्रांति, जो कि अध्याय 4 में है। इसके बाद जो 5वें नंबर पर है भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, जो कि अध्याय 4 के अंतर्गत है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है वो ऑप्शन पहला है, ठीक है। पहले नंबर पर सी, दूसरे नंबर पर ए, फिर तीसरे नंबर पर डी, चौथे नंबर पर ई और 5वें नंबर पर बी हो गया, ठीक। तो सही जवाब है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर चरित्रों के नाम दिए गए। इस बार ये ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पर बदला हुआ नजर आ रहा है। पहले उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष को पूछा जाता था, अब देखिए पात्रों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सोमराज साहनी का नाम दिया गया जो कि झूठा सच से जुड़ा हुआ है, 1958 ईस्वी। काशी शाह जो कि जिंदगी नामा उपन्यास का पात्र है, ठीक है, इसको हम इसका अगर ईयर देखें तो 1979। रूपन बाबू जो कि राग दरबारी से है, ठीक, तो इसको हम 1968 लिख देते हैं। प्यारू जो कि मैला आंचल का पात्र है और इसको 1954 आप लिख दीजिए। और प्रतापी नाम का जो पात्र है वो है धरती धनन अपना, आज जो कि 1972 का उपन्यास है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका जो क्रम बन रहा है, क्रम के अनुसार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा होगा, कि पहले नंबर पर हो गया डी ऑप्शन, फिर दूसरे नंबर पर सोमराज साहनी का हो गया, ठीक है, ए हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पर आपका जो उपन्यास आना चाहिए वो हो गया राग दरबारी का, रूपन बाबू का। चौथे नंबर का जो है वो आपका 1972 धरती धन्ना अपना हो गया यहाँ पर। 5वें नंबर पर है जिंदगी नामा, ठीक। तो इस तरीके से ये क्रम आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला, फिर इसके बाद ये दूसरा नंबर हो गया, फिर ये तीसरा नंबर, फिर इसके बाद चौथे नंबर पर हो गया प्रतापी और 5वें नंबर पर कासिम शाह। तो इन प्रश्नों को थोड़ा सा वक्त लेकर तो हल करना पड़ेगा ताकि आगे अगर ऐसा दोबारा दोहरा कर प्रश्न पूछा जाए तो आप वहां पर कर पाए, ठीक। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर, जिंदगी नामा उपन्यास में आए इन गीतों या मुखड़ों को उपन्यास में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। और यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, पंक्तियां हैं, ठीक है। आले दवाले मेरी गुड्डियां, मैनू नहीं खेलन दा चावरे, ठीक है। मैं सूरज अगन जलाऊंगी, मैं प्यारा यार मनाऊंगी, अव्वल हमद खुदा दा बिरज कीजे, इश्क कीता सु जगदा मूल मियाँ, मियाँ मजनुआ ओ चिट्ठे तेरे दंद दिखी हंसियां ओ, चढ़ गए चेत पड़ी फुहार, यारो बहुत बड़ी सरकार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहले नंबर पर है वो है आपका अव्वल हमद खुदा दा बिरज कीजिए, ठीक है, पहले नंबर पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है चढ़ गए खेत पड़ी फुहार, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर है आपका मैं सूरज अगन जलाऊंगी,
फिर चौथे नंबर पर है मियाँ ओ मजनुआ, और 5वें नंबर पर है आले दवाले मेरी गुड्डियां। तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन पहला। ठीक है, CEBDA इसका जो कूट बन रहा है यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने के क्रम से पहले से बाद के क्रम में लगाना है। युगल गीत, पूजा गीत, वंदना, समूह गान, डंडा गीत, ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं जिनको कि हमें क्रम के आधार पर लगाना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले क्या आता है, वंदना। ठीक है, बकरी नाटक पढ़ेंगे, सबसे पहले नंबर पर है वंदना है, फिर दूसरे नंबर पर युगल गीत है, फिर तीसरे नंबर पर डंडा गीत है, और चौथे नंबर पर है पूजा गीत, और 5वें नंबर पर है समूह गान। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, हम इसको मिला भी लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा। इसको आप नोट कर सकते हैं, मिला भी सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बारीकी से इसको यहाँ पर देखना पड़ेगा तभी इसके सही जवाब तक पहुंच पाएंगे आप। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है जो कि सूची मिलान पर है और कथन और कहानी पर आधारित है, जिसमें दिया गया मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है। ये कथन लिया गया तीसरी कसम से। ठीक है, वो प्रसंग है जब हीरामन बैलों को मारना शुरू कर देता है, तो ये हीराबाई जो मना करती है। ठीक, तो 1 का 3 यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही ऑप्शन है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो पूरा आपका ऑप्शन मिल जाएगा तुरंत तुरंत। आगे के लिए आप जरूर ध्यान में रखिए जिससे कि आप एग्जाम में बढ़त बना लें या फिर गलत न करें। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं में आए चरित्र है। इस बार प्रश्न में पेपर में हम देख रहे हैं कि इस तरीके से थोड़ा घुमाने वाले क्वेश्चन जरूर पूछे गए। देखने में सब क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, मतलब देखने में लग रहे हैं, लेकिन सही मायने में नहीं है। जब तक क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा को ठीक से आप नहीं पढ़े रहेंगे तो मुश्किल होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी पात्र आए हुए हैं उसमें राधा है, ठीक है, सुरसती है और प्रताप नारायण है, यानी कि जो कूट बन रहा है BDE वाला कूट यहाँ पर बन रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, सुरसती, जिसमें कि बताया गया कि अपभ्रंश का ये शब्द है सरस्वती का, वो सुरसती हो गया जो कि लेखक की माँ है, इसमें बताया गया है जब आप पढ़ेंगे तो। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है जो कि वन लाइनर एकदम से प्रश्न है कि जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। सही जवाब है हेमचंद। तो इसको आप पहले से भी याद किए होंगे। अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित पर आधारित है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से रिलेटेड है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, हमने प्रैक्टिस सेट में भी कई बार इस चीज को बताया हुआ था। ठीक, द लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई रिचर्ड्स, ठीक है, लिटरेरिया बायोग्राफिया हो गया कॉलरिज, और द रेटोरिक्स हो गया अरस्तु का। तो इसका जो यहाँ पर विकल्प बन रहा है, विकल्प एक बार हम देखें तो डी का 2 है। ठीक है, तो कई जगहों पर डी का 2 दिया गया हुआ है। ठीक है, यानी कि एक राउंड आपको और चलना पड़ेगा। सी का 1 हो रहा है, सी का 1 भी कई जगहों पर दिया है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि बी का आईवी दिया है। ठीक, तो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथे नंबर पर है, और आप मिलान भी कर लीजिए। ठीक, आगे के लिए ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है। बांगरू बोली जो है, जिसको कि हम हरियाणवी का दूसरा नाम भी जानते हैं, सही जवाब है हिसार। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, और जितने भी दिए गए हैं वो सब ब्रज भाषा के क्षेत्रों में है, लेकिन बांगरू बोली का अगर क्षेत्र माना जाए तो हरियाणा में जो हिसार है उसको आप मान सकते हैं। सही जवाब है इसका पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित करना है हमें, कहानीकार और कहानी से रिलेटेड दिया गया है, और यहाँ पर हमें मिलान करना है। राजेंद्र यादव की जो कहानी है उसका नाम है यहाँ पर अपने पार। इनके एक कहानी संग्रह को पढ़ेंगे जिसका नाम ही है ढोल और अपने पार। ठीक है, ढोल और अपने पार नाम की एक कहानी संग्रह है, और उसी से ये प्रश्न बना हुआ है। तो ए का आईवी होगा, तो आप देखिए ए का आईवी सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन 2। लेकिन आगे के लिए हम इसको मिलान कर लेते हैं। आगे का हो गया जिज्ञासा, जयशंकर प्रसाद का हो गया चित्र लिखे पत्थर, और माधवराव सप्रे का हो गया एक पथिक का स्वप्न।
जबकि आपके सिलेबस में माधवराव सप्रे की एक अलग कहानी लगी हुई थी, उससे प्रश्न यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है। ठीक, तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है कि चकित चकत्ता चौंकी चौंकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चिते चाहे करसती है, विलख बदन विलखत विजयपुर पति, फिरत फिरंगन की नारी फरकती। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? सही जवाब है भूषण द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी से यहाँ पर पूछा गया है अध्यायों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इस पर हमने आखिरी समय में प्रैक्टिस सेट भी करवाया था, लेकिन विकल्प अलग अलग थे। फिर भी आप अगर इन दोनों विकल्पों को जान जाएंगे तो सही इसका जवाब आप बता देंगे। ठीक, तो देखिए पहले नंबर पर कौन सा है? तीसरा क्षण है, यानी डी ऑप्शन जिसमें पहले होगा वही हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पर हो जाएगा डबरे पर सूरज का बिंब। फिर तीसरे नंबर पर हो रहा है नए की जन्म कुंडली। ठीक, इसका मतलब ई हो गया यहाँ पर। बीरकर जो कि चौथे नंबर पर है ए, और पांचवें नंबर पे हो गया विशिष्ट और अद्वितीय। तो ये था एक साहित्य की डायरी के अध्यायों का शीर्षक क्रम। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखते हुए। जब तक आप हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का नहीं पढ़े रहेंगे, इस प्रश्न को करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, इसलिए शुक्ल जी की किताब से आपको दूर नहीं भागना है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि छायावाद के संबंध में कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है इसमें। ठीक है, तो देखिए कहा गया कि छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। छायावाद के लिए मिस्टिसिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई, ये शुक्ल जी का यहाँ पर नहीं है। जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। मतलब छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा, ये कथन सही है। इसके बाद जो कथन दिया गया है कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ, ये गलत है। छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी, ये कथन यहाँ पर सही है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो कूट बन रहा है ए, फिर इसके बाद सी, फिर ई। ठीक, तो देख रहे हैं सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, यहाँ पर सही जवाब है ए सी ई। ठीक है, जिसका पेपर है उसका भी आंसर यहाँ पर सही हुआ है। अगला प्रश्न है कि उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है, और यहाँ पर उपन्यासों का ही नाम दे दिया गया है। तो चित्रलेखा जो कि भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। ठीक है, फिर विराटा की पद्मनी जो कि वृंदावनलाल वर्मा की, अलका जो कि निराला का उपन्यास है। इसके बाद हम राम रहीम देखते हैं जो कि राधिका रमन प्रसाद सिंह का है, 1937 में इसका प्रकाशन हुआ। विस्मृति के गर्भ में 1956 में ये आया जो कि राहुल साकृत्यायन का है। तो कुछ ऐसे उपन्यास होंगे जिनके नामों को आपको लेकर होगा कि किसका उपन्यास है, तो यहाँ पर मुझे यही एक नया दिख रहा था, बाकी तो आप कर लेंगे। ठीक, तो अब क्रम हमें करना है, तो जिसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा आपका ई, फिर दूसरे नंबर पर ए, फिर तीसरे नंबर पर ये क्या है, ये 36 में होना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पर सी, यानी कि ई ए और सॉरी यहाँ पर हाँ तीसरे नंबर पर सी आ गया, तो हो गया सी, यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर आ गया बी और फिर डी, ई ए सी बी डी। तो आप देख रहे हैं कि ई ए कहीं नहीं, इसमें ई एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही दिया हुआ, ऑप्शन तीसरा। ठीक, अगर अलका को हम 1933 मानते हैं और प्रकाशन वर्ष तो अलका का है जो कि निराला का उपन्यास है, तो पहले नंबर पर अलका हो गया। देखिए इस क्वेश्चन पे आप लोग बाद में आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर देखिए खुद आपके सामने दे रहे हैं जो कि होना चाहिए पहले नंबर पर अलका, फिर दूसरे नंबर पर होना चाहिए था चित्रलेखा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। फिर इसके बाद होना चाहिए आपका विराटा की पद्मनी जो तीसरे नंबर पर है, और चौथे नंबर पे होना चाहिए था राम रहीम जो कि यहाँ पर है, और सबसे आखिर में होना चाहिए था डी। तो शुरुआत और अंत तो सही है, लेकिन बीच में थोड़ा सा ऑप्शन को इधर उधर कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आप इस पे उठा सकते हैं आपत्ति का, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब देखिए, अगर प्रकाशन वर्षों की दृष्टिकोण से देखें तो सही जवाब क्या हो रहा है, ऑप्शन 3 जो है ये 95% सही है। बाकी और कोई ऑप्शन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है जो कि सही कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है जो कि हमने
प्रिय प्रवास की भूमिका बताते समय और उसके सार संक्षेप में एक वीडियो हमने बनाई थी बहुत पहले। उसमें बताया गया था कि हरिऔध जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिऔध जी प्रिय प्रवास का नाम क्या रखना चाहते थे? ब्रजांगना विलाप नाम रखना चाहते थे। सही जवाब है ऑप्शन चौथा। कोसी का घटवार कहानी के पात्र कौन कौन से हैं यहाँ पर हमें बताना है। तो लक्ष्मण है, फिर गुसाई है और धर्म सिंह है जो कि हवलदार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कूट बनना चाहिए BDE बनना चाहिए। सही जवाब है BDE, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संवाद में मोक्ष शब्द का उचित अर्थ है। ऑप्शन दिया गया है निर्वाण, विवाह, विवाह विच्छेद यानी तलाक, या फिर देश निकाला। तो वैसे तो हम जानते हैं कि मोक्ष का अर्थ होता है निर्वाण, लेकिन जब आप नाटक पढ़ेंगे ध्रुव स्वामिनी तो उसमें पुरोहित ने जो भी रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के बारे में मोक्ष की आज्ञा देता है तो उसका अर्थ यहाँ पर बदल जाता है। इसका सही जवाब है विवाह या विच्छेद या तलाक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही है। इस प्रश्न का उत्तर तब आप समझेंगे जब थोड़ा सा नाटक को आप देखेंगे। ये नाटक का एकदम से अंतिम दृश्य है जहां पर पुरोहित है, रामगुप्त है और ध्रुव स्वामिनी है, शिखर स्वामी है, ये लोग हैं। एक जगह पुरोहित कहता है कि विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। और ये बातें आगे चल रही हैं। फिर पुरोहित हंसते हुए एक जगह कहता है, राजनीतिक दस्यु तुम शास्त्रार्थ न करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा? यहाँ पर क्लीव शब्द का एक प्रयोग किया जा रहा है जिसको कि आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब होता है नामर्द, ठीक है, नपुंसक या फिर कायर, ठीक, या फिर डरपोक। क्लीव का अर्थ यहाँ पर है डरपोक के अर्थ में, कायर और जो भी अर्थ हमने बताया। और इसी में पुरोहित आखिर में कहता है कि मैं स्पष्ट कहता हूं कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। तो मोक्ष की आज्ञा मतलब दोनों में अगर आपस में सामंजस्य नहीं है तो विवाह विच्छेद और या तलाक की आज्ञा देता है। तो यहाँ पर देखिए मोक्ष का अर्थ हो रहा है ऑप्शन तीसरा। और ये यहाँ पर चलता है प्रसंग और अंत में क्या है कि ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त पे आक्रामक हो जाती है और कहती है कि राम तुम अभी इस दुर्ग के बाहर जाओ। रामगुप्त बोलता है यही परिवर्तन, तो मैं सचमुच क्लीव हूँ क्या? वो बोलता है कि सही में मैं डरपोक हूँ जिस हिसाब से तुम बोल रही हो। और वो जाता है, यहीं पर चंद्रगुप्त और रामगुप्त में थोड़ी सी झड़प होती है, लेकिन रामगुप्त जैसे ही प्रहार करता है वैसे ही चंद्रगुप्त की रक्षा एक सामंत कुमार कर लेता है और रामगुप्त वहीं पर गिर जाता है। और यहाँ पर फिर सामंत कहता है कि चंद्रगुप्त की जय, और पूरा जो परिषद है वो कहता है महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय। तो नाटक का ये आखिरी दृश्य यहाँ पर है जिसको कि आप देखेंगे तो सही उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यहाँ पर अंधा युग के अंकों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और देखिए अलग अलग 5 टॉपिक दिए गए, तो हम यहाँ पर मिलान करते हैं कि पहले नंबर पर पशु का उदय, फिर दूसरे नंबर पर अश्वत्थामा का अर्धसत्य, फिर तीसरे नंबर पर पंख, पहिए और पट्टियां, फिर चौथे नंबर पर गांधारी का शाप और 5वें नंबर पर प्रभु की मृत्यु। आप देखेंगे जब अंधा युग पढ़ेंगे तो इनका वो भी दिया गया है, शीर्षक भी दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप जरूर ध्यान में रखिए कि ये सब आखिरकार किस अंक के नाम है और क्या है। ठीक है ना, तब आपको आनंद आएगा। बाकी तो आंसर की आप मिलान कर ही लिए होंगे कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। ठीक है, पहले नंबर पर ई, फिर दूसरे नंबर पर ए, तीसरे नंबर पर डी, चौथे नंबर पर सी और 5वें नंबर पर बी है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए? तो यहाँ पर जो भी शताब्दियां दी गई सही जवाब है 10वीं शताब्दी। ठीक है, पुष्पदंत का जो भी समय माना जाता है 10वीं शताब्दी माना जाता है। तो हमने यहाँ पर सवाल पूछा गया है
कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से उद्धृत है। तो कविता क्या है निबंध से ये पंक्तियां ली गई हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, मैं अशेष मंगल कामनाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निर्वार शंकाकुल आंखों में झांकता हूं। ऑप्शन बी है, जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन से वह स्वांतः सुखाय प्रवृत्त होता है। ऑप्शन सी, वर्ण वस्तु और वर्ण प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। ऑप्शन डी, उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। ऑप्शन ई, सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं। तो ये 5 ऑप्शन दिए गए, इन पांचों ऑप्शंस के आधार पर हमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन हैं जो कि कविता क्या है निबंध से लिए गए। तो यहाँ पर आप जब उस निबंध को पढ़ेंगे तो ऑप्शन बी लिया गया है, यहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। इसके बाद ऑप्शन सी भी आप निबंध में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और ऑप्शन ई है, यानी कि जो कूट बन रहा है वो है बी, सी और ई। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन दूसरा जो दिया गया है बी, सी, ई। अब देखिए ये ऑप्शन हो सकते हैं कि कभी आपको एग्जाम में प्रश्न के तौर पर दिखाई दे कि ये किसका कथन है। तो इन तीनों कथनों को बिल्कुल आप ध्यान में रखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। अगला प्रश्न है, भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पढ़कर वह नीचे धंसती चली जा रही। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? यानी कि किसी न किसी कहानी से है। ऑप्शन दिया गया है, कोशिका घटवार, राजा निर्बंसिया, अपना अपना भाग्य, परिंदे। तो यूजीसी नेट के सिलेबस में पूरी कहानियां लगी हुई हैं। भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, राजा निर्बंसिया नाम की जो कहानी है कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है, उसी से इस अंश को उठाया गया है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ चरित्रों का नाम है, दूसरे तरफ उनके संबंधों का है, भाई है, बहन है, उसके आधार पर हमें बताना है। जब तक ये पेपर कैंसिल नहीं हुआ था मैं भी इसके आंसर को ढूंढ रहा था, और आप लोग भी अलग अलग जगहों पे आंसर को मिला रहे थे कि हमारा कितना प्रश्न सही हुआ। इस क्रम में हमने 50 प्रश्न पर पहले चर्चा की थी, और आगे मैंने कहा था कि आप सभी को बताऊंगा। मेरी कोशिश थी कि हम जल्दीबाजी में नहीं बल्कि प्रमाणिक उत्तरों पर बातचीत करें, जिससे कि सही अनुमान लग जाए और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखें। लेकिन यहाँ पर कई बार होता है कि जो जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, और एकदम से उम्मीद के अनुरूप पेपर को कैंसिल किया गया, और कारण बताया गया कि इनपुट मिला हुआ था गृह मंत्रालय को, शिक्षा मंत्रालय को, बिना आंदोलन के, बिना किसी उसके इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। और इसके पहले जैसा कि मैंने आप सभी को बहुत पहले ही कहा था कि नीट को लेकर विवाद चल रहा है, और नीट और नेट की मैंने तुलना एक दिन एक शॉर्ट वीडियो में किया था कि दोनों को एनटीए कराती है, एक डॉक्टर्स बनाती है और एक मास्टर्स बनाती है। और देखिए क्या चोली दामन का संबंध है कि दोनों परीक्षाएं विवाद या फिर लीक के दामन में चढ़ गई और कैंसिल कर दी गई। लेकिन जब इस प्रश्न को मैंने देखा तो मुझे लगा कि जो भी पेपर बनाया हुआ है वो पढ़कर बनाया है। अच्छी बात ये लगी कि पढ़कर बनाया है। ये सामान्य तौर पर आप जब तक झूठा सच या और उपन्यासों को नहीं पढ़े रहेंगे इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो अच्छी बात यह थी कि पेपर को बनाने वाला जो भी एक्सपर्ट है वो पढ़कर बनाया था। लेकिन चलिए आगे ये सभी अनुभव आपके काम में आएंगे, और ठोकरें व्यक्ति खाता है तो एक दिन वो उठता भी है और उठते हुए चला जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चरित्र दिया गया कनक, तारा, उर्मिला, रतन, और पूछा गया कि कौन किसका भाई बहन है। उषा, दम्मू, कंचन, प्रवीण, कौन किसका भाई बहन है। तो इस प्रश्न को खोजने में मैंने काफी वक्त लगाया था। एक बार मैं कहूँ तो झूठा सच मुझे पढ़ना भी पड़ा दोबारा। सही जवाब ऑप्शन पहला, कनक जो है कंचन की बहन है। ठीक है, इसके बाद जो तारा है वो उषा की बहन है। फिर उर्मिला है, उर्मिला जो है वो है आपका प्रवीण की बहन है, और रतन का संबंध दम्बो से है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और हमें मिलाना है, और ये पंक्तियां
एक कवि के ऊपर आधारित हैं, वो है धूमिल। धूमिल की कविताएं आपकी सिलेबस में लगी हुई हैं और उन्हीं कविताओं में से इस पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। जो भी कैंसलेशन हुआ है सब कुछ हुआ है, लेकिन अगर आगे एग्जाम होता है और वो लोग भी प्रतिज्ञा करते हैं कि अब इस तरीके की गलती नहीं होगी, तो एक चीज तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पेपर बनाने वाले के मन में क्या चल रहा था, किस पैटर्न को वो अपनाया हुआ था। एक चीज ध्यान में रखिए, आगे का जो भी एग्जाम होने वाला है वो बहुत ही इससे भी कठिन होने वाला है। जब जब पेपर कैंसिल हुए हैं और दोबारा हुए हैं, वो पेपर हमेशा कठिन होते रहे हैं। इस पर मैं चर्चा करूंगा, मैंने सोचा है, विचार किया है। चूंकि मैं इस समय घर पे आया हुआ हूँ तो समय नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं बना पाया, तो बनाऊंगा जल्दी ही। क्योंकि निजी अनुभूतियां भी हैं और आप प्रतियोगी छात्र हैं, तो बिल्कुल हमारी बातों से आप सहमत रहेंगे। देखिए यहाँ पर पंक्तियां दी गई थी कि उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। मेरे देश की संसद मौन है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो ये सब पंक्तियां दी गई, इनके आधार पर हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा इसमें। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो ए ऑप्शन है इसका है अकाल दर्शन से इसको लिया गया है। ठीक, और मेरे देश की संसद मौन है, जैसा कि मैंने इस कविता की व्याख्या इत्यादि भी किया हुआ था। रोटी और संसद सी का दूसरा हो गया यहाँ पर। इसके बाद डी का आप देख रहे हैं कि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो कि सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, मोचीराम इस बात को कह रहा है। और बी का ऑप्शन हो गया यहाँ पर नक्सलवाड़ी। तो इस तरीके से सही जवाब जो इसका हो रहा है, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है। अगला प्रश्न है कि पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। यहाँ पर राजभाषा आयोग के गठन से प्रश्न पूछा गया, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा 1955 में। कौन अध्यक्ष था, किसने इसमें सदस्य थे, उनके क्या उद्देश्य थे, इन सभी चीजों को आप जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक हैं। सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब है इसका ऑप्शन चौथा, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है काव्य में रहस्यवाद। ठीक, अगला प्रश्न है कि इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, सितारे हिंद इनका उपनाम रहा है, इनकी पुस्तक का नाम है इतिहास तिमिर नाशक। अगला प्रश्न है जो कि पात्रों का और उपन्यासों का मिलान करना है। ब्रज किशोर, अजय, पूरणदेही, निहाली, ये सभी पात्रों के नाम है। उपन्यास दिए गए हैं आपका बंटी, परीक्षा गुरु, धरती धन्य अपना, झूठा सच। तो हमें मिलान करना है कि आखिरकार कौन किस उपन्यास का है। ब्रज किशोर का संबंध किसे है, परीक्षा गुरु से। अजय का संबंध है आपका बंटी से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो निहाल है, निहाली है, इसका संबंध है धरती धन अपना। पूरणदेही का संबंध है झूठा सच। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ए का 2 हो गया। हम देख रहे हैं कि ए का 2 जगहों पर दिया हुआ है, बी का 1 हो गया। सही जवाब है ऑप्शन चौथा। ठीक, अगला प्रश्न है कि आगरा बाजार का समापन किस नज्म से होता है। आगरा बाजार जो कि नाटक है और इसमें समाप्ति होती है आदमी नामा, जो कि नजीर अकबराबादी की नज्म है। ठीक है, और आदमी ही आदमी की टोपी उतारे हैं, आदमी ही आदमी को सब कुछ किए हैं। पूरा इसका जो भाव है आदमी को केंद्र में रखते हुए इस नज्म को लिखा गया है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित। बहुत ही इजी प्रश्न था। शुरू में तो मुझे लगा कि कहीं त्रिवेणी के जो भी क्रम के अनुसार तो नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इजिली केवल कवियों का नाम पूछा गया। लेकिन आप जब त्रिवेणी किताब पढ़ेंगे तो आगे के लिए आप ध्यान में रखिए कि पहले नंबर पर जायसी को रखा गया है। ठीक है, बहुत कम जगह पर आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी, ध्यान में रखिए। दूसरे नंबर पर सूरदास है और तीसरे नंबर पर तुलसीदास है। लेकिन इस ऑप्शन में इस तरीके का कुछ नहीं पूछा गया कि क्रम है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, सूर तुलसी जायसी। ठीक, तो सही है, लेकिन ये क्रम के अनुसार नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, अमीर खुसरो की रचित पहेलियां दी गई हैं और उसके उत्तर है। ठीक है, और हमें मिलान करना कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए। तो इसका यहाँ पर सही जवाब क्या हो रहा है, इसका सही जवाब है आरी। ठीक, यानी कि ए का 4 हो गया। अरस तो इसका बुझेगा, अरस तो इसका बुझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो गया, वो हो गया दर्पण, जो कि शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ से भी
कुछ यहाँ पर पहेलियां ली गई। एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वह पीवे पानी। तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो गया? इसका सही जवाब है दिए की बत्ती। और मिला रहे तो नर रहे, अलग हो तो नार, सोने का सा रंग है, कोई चतुरा करे विचार। ये हो गया चना। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर आप कूट को मिला भी लें तो जल्दी से और समझ में आ जाएगा। ठीक, बी का 1 हो गया, ए का 4 हो गया, सी का हो गया आपका 3, जो कि इसके जस्ट सामने का ही था, और 4 का डी का हो गया आपका 2। तो 4 1 3 2 यहाँ पर आप देख रहे हैं सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था और हमने भारत भारती पर व्याख्या तो पूरी नहीं कराई थी, लेकिन कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं शीर्षक को ध्यान में रखते हुए हमने जरूर बताया हुआ था। ठीक है, तो भारत भारती के वर्तमान खंड, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत भारती में अतीत खंड है, वर्तमान खंड है और भविष्य खंड, 3 खंड उसमें दिखाई पड़ते हैं। तो वर्तमान खंडों के उप शीर्षक कौन कौन से हैं? तो इसमें पहले नंबर पर है कृषि और कृषक। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे दूसरे नंबर पर है रईसों के सपूत, तीसरे नंबर पर है धर्म की दशा, चौथे नंबर पर है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए केवल ये तीनों ही आपको मिल रहे हैं। ठीक, बी सी ई। अच्छा, एक चीज और मैं देखूंगा पेपर कैंसिल होने का कारण रहा है कि जो ये क्रोनोलॉजी है, यानी जो कूट का यहाँ पर है, कई प्रश्नों के उत्तर में आप देख रहे हैं कि बी सी ई है। ठीक है, तो इसको लेकर भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी को भी बोल दिया जाता है कि जाओ फला ऑप्शन ही ध्यान में रखना, तो भी तो पेपर इनडायरेक्टली लीक हो सकता है। ये सारी चीजें पहली बार नहीं हो रही हैं, इसके पहले भी हो चुकी हैं। यूपी हायर एजुकेशन के जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे, अब तक जितनी भी वैकेंसीज हुई हैं कहीं ना कहीं वो मैं कहूँ 100% लीक नहीं तो 50% लीकेज इसको माना जा सकता है, खासतौर से जीएस के पेपर को लेकर। ठीक है ना, और कई आप रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे आप देखेंगे। अगर खाली लिख दीजिए यूपीएससी स्कैम, यूपीएचएससी स्कैम, या फिर दो लोगों के बीच में वार्ता, तो लोगों ने बाकायदे इसको पब्लिक किया हुआ है, हम मुझे प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं। तो यूपी हायर एजुकेशन में ये सारी चीजें सुनाई दी हैं, और बाकी भी एग्जाम में मैं स्कैम पर लेकर आऊंगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं इसमें बात करूंगा। और मैं भी काफी शुभ हूँ इन सारी चीजों को लेकर, और मेरे जुड़ने का मुझे कोई बीमारी नहीं है, या फिर मुझे कोई दिखावा नहीं करना है कि अनायास ही मेहनत करना है। इसी वजह से मैं आप सभी से जुड़ा हुआ हूँ कि सच्चाई को जोड़ा जाए। अगर स्कैम नहीं होता तो मैं आज लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर होता, और जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर लिखित एग्जाम हुआ था, और उस लिखित एग्जाम में मेरा पहला नंबर था। अगर इंटरव्यू नहीं होता, लिखित एग्जाम ही पैरामीटर होता, तो आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर होता। तो स्कैम बड़े लेवल पे है, मैं सबको एक एक पॉइंट लेकर आप सभी के सामने जरूर आऊंगा। चलिए देखिए, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए मैं कितना अपने को मजबूत किया हुआ हूँ, सारी चीजें झेला हुआ हूँ, फिर भी आपके साथ यहाँ पर हूँ कि आपको घबराना नहीं है। सच्चाई एक दिन आएगी। कहा जाता है कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ पर उपन्यासकार दिए गए हैं, उपन्यास दिए गए हैं। इलाचंद जोशी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, गुलशेर खां सानी, 4 उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यासों का नाम दिया गया है। तो इलाचंद जोशी जो कि निर्वासित के हैं। ठीक है, इसके बाद यशपाल मनुष्य के रूप में है। भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास है वो है, आप देखेंगे कि आखिरी दाव। गुलशेर खां सानी, सांप और सीढ़ी। तो यहाँ पर जो कूट बन रहा है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का आप देख रहे हैं कि 3। तो इसका सही जवाब हो गया 2 1 4 3। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। तो यहाँ पर प्रश्न है, पूछा गया कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। लेखक हैं और एकांकी दी गई। भारत भूषण अग्रवाल, कमलेश्वर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट, इन लोगों का नाम दिया गया है, और हमें एकांकियां यहाँ पर मिलाना है। तो देखिए इसको मिलाएंगे हम। तो सबसे पहले जो भारत भूषण अग्रवाल की एकांकी है उसका नाम है यहाँ पर पलायन। ठीक, इसके बाद कमलेश्वर की है लहर लौट गई। विष्णु प्रभाकर की एकांकी है मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। इसे देखिए आप सभी के लिए समर्पित पंक्ति है, जो कैंसिलेशन है या फिर जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, इस चीज को ध्यान में रखिए। आप लोगों को क्षमा नहीं करना है, इसका बदला लेना है जब भी आपको मौका मिले। आपको मौका 5 वर्ष में एक ही बार मिलता है, तो ध्यान में रखिए कि मेरा संकेत कहाँ पर है। हमें भावुक रूप में नहीं चला जाना है कि जाति, धर्म, क्षेत्र, इसके आधार पर हमें
निर्णय लेना ही नहीं। निर्णय लेना है अपने हित को ध्यान में रखते हुए, अपने अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे साथ क्या हुआ। जितना तरीके से परीक्षार्थी मानसिक रूप से परेशान हुए, उतना ही शिक्षक भी हुए, ऐसा नहीं है। तो ये क्यों है, इस तरीके से क्यों हो रहा है, सबक सिखाना पड़ेगा आप लोगों को। अगला यहाँ पर है उदय शंकर भट्ट, जो कि हो गया आदिम युग। तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर सही कूट हो रहा है, ए का 4 हो जा रहा है, बी का 1 हो रहा है, सी का 2 हो रहा है और डी का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 हो रहा है। तो सही जवाब हो गया यहाँ पर ए का 4। ठीक, सही जवाब है ऑप्शन चौथा। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी थी? सही जवाब है नारी का इतिहास। ठीक है, ये पेपर देखिए जो भी हुआ था, जिस विद्यार्थी का मैंने लिया हुआ है, उन्होंने काफी अच्छा उनका पेपर गया हुआ था, कई इनके प्रश्न सही हुए थे। चलिए आगे इस चीज को कंटिन्यू रखना है, निराश नहीं होना है। अगला जो प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों के पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इस तरीके के प्रश्नों के बारे में हमने पहले ही अलग अलग रचनाओं के इंडेक्स को आपके सामने रखा था कि इस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए सवाल आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लहासा से उत्तर की ओर पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है चार्ट की ओर, तीसरे नंबर पर है क्यू की ओर। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 इधर ही दे दिया हुआ है और इसके बाद हो गया 4 और 5। तो इसका जो कूट बन रहा है, बनना चाहिए ई सी ए बी और डी, ई सी ए बी डी। तो इसका यहाँ पर जो सही जवाब हो रहा है ई सी ए बी डी, इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व हुए विद्रोहों को पहले से बाद के क्रम में लगाई। तो विद्रोह यहाँ पर दिए गए, हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि कौन सा विद्रोह कब हुआ है। ठीक है, तभी इसका हम आंसर सही से कर पाएंगे। ठीक, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, आप आगे के लिए, अब जो भी इस पेपर को हम देख रहे हैं आगे के लिए देख रहे हैं, क्योंकि इसको मृत घोषित कर दिया गया, मतलब कि इसका जीवन में कोई अब अर्थ नहीं, लेकिन हमें इनडायरेक्टली देखना पड़ेगा कि नहीं इसका अर्थ तो है। आपको आगे ध्यान में रखना है, ये सब प्रश्न फालतू में नहीं है, कहीं भी काम में आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दे दिया कि संथाल विद्रोह 1855, सन्यासी विद्रोह 1770, रामसी विद्रोह 1822, केरल में किसान विद्रोह 1921, सावंतवाड़ी विद्रोह 1844। ये सब विद्रोह यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका देखिए सही जवाब यहाँ पर जो होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए चौथा ऑप्शन जो है। पहले नंबर पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होना चाहिए सन्यासी विद्रोह, फिर दूसरे नंबर पर रामसी विद्रोह, फिर तीसरे नंबर पर होना चाहिए सावंतवाड़ी विद्रोह, फिर चौथे नंबर पर संताल विद्रोह और सबसे अंत में होना चाहिए था ई। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं, नाम दिए गए हैं इसमें। तो पात्रों में लोरिक देव है बाण भट्ट की आत्मकथा से, फिर कुमार कृष्णवर्धन है और फिर विरत वज्र है। तो सही कूट होगा आपका ए डी और ई। ये भी कूट काफी क्रोनोलॉजिकल पॉपुलर है। मैं कहूं तो पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में भी इस कूट को लेकर हमने चर्चा की थी कि आप लोग ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं एग्जाम में। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? शुरू हमने हिंदी गद्य का विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखते हुए अंतिम समय में कुछ वीडियो बनाई हुई थी, वो देखिए काम में आपके आई होगी। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका का संपादन किया नवीन चंद्र राय, जो कि पंजाब एरिया से संबंध रखते थे। एक व्यक्ति का और नाम था, आप लोगों को मैं हिंट किया हूं, और काफी उन्होंने वो कहा था कि एक काशी में है और एक पंजाब में, तो पंजाब में उनका संबंध रहा। उसका अगर आप कमेंट करके नाम बताते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। अगला जो प्रश्न है, हिया जरत रहत दिन रैन आम की डरिया कोयल बोले तनिक न आवत चैन, यह गीत गोदान में कौन सा पात्र गाता है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, इस गीत को गाने वाला है धनिया। जब वो अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद है। ऑप्शन बी है भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, चाणक्य का है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चाणक्य का पॉपुलर एक कथन है। और ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, ये भी किसका है? चाणक्य का है। तो जो कूट बन रहा है वो है बी, डी और ई। और बाकी जितने भी कथन है आप देखेंगे कि वो राक्षस नाम के पात्र का है। ठीक, सही जवाब हो गया बी डी ई, ऑप्शन तीसरा इसका सही है। अगला प्रश्न है कि करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है?
करीमुद्दीन परिंदे कहानी का पात्र है। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में? सही जवाब है 4। जैसा कि आप जानते हैं कि 1913 में और 1934 में चौथा भाग यहाँ पर आया हुआ था। शुरू में 3 भाग आए थे 13 में। तो आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब प्रश्न वहां पर आने के पूरे चांस हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां हैं। अब हमें बताना कि कौन सी पंक्ति है। ठीक, तो नहीं भय शोक न रोग, ये भी पंक्ति है राम राज्य के संबंध में। फिर है सब गुणन्य, यहाँ पर है सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, ये भी है। सब उदार सब पर उपकारी, ये भी है। यानी ACE जो ऑप्शन बन रहा है वो यहाँ पर सही है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, और बाकी जो है वो सब यूं ही पंक्तियां दी गई हैं। अगला प्रश्न है हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय में दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, चतुर्थ अध्याय में दिया गया है। हिंदू नवोत्थान की बात की गई है प्रकरण 4 के अंतर्गत, और मुस्लिम नवोत्थान की बात की गई है प्रकरण 15 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि 126वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर यह प्रश्न सूची 1 और सूची 2 के मिलान पर आधारित है। सूची 1 में भ्रमर गीत सार के पद की पंक्तियां दी गई हैं, और वो पंक्तियां किन रागों में लिखी गई हैं उनका जिक्र किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है। पहले सीधे सीधे रचनाओं से पंक्तियां पूछ ली जाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा गहराई से पढ़ने की जरूरत है, और वो पंक्तियां विभिन्न पात्रों द्वारा कही गई हैं या फिर किन रागों में है उन पर आधारित अब सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर 4 पंक्तियां दी गई हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो जोग सिखावन पांडे, हमारे हरिहारल की लकड़ी, हम तो कान केरी की भूखी। राग दिए गए हैं राग नट, राग काफी, राग धनाश्री, राग सारंग। इसी तरीके से हमने देखा कि अंधेर नगरी में भी राग, और भारत दुर्दशा में भी कई जगह पर राग आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ पर भी भ्रमर गीत सार में पूछे गए। अब इन पंक्तियों को हमें मिलाना है कि कौन सी पंक्ति किस राग पर आधारित है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, ये है आपकी राग काफी पर आधारित, यानी A का 2 हो गया। आयो जोग सिखावन पांडे, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर है वो राग नट पर आधारित है, यानी कि B का 1 हो गया। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, ये राग हो गई सारंग, यानी कि C का 4 हो गया। हम तो कान केली की भूखी, इसका सही जवाब हो गया राग धनाश्री, यानी कि D का 3। अब हम इसमें मिलान करते हैं कि A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3, यानी कि इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। आगे के लिए इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए और इन रागों को भी ध्यान में रखिए, हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए। पंक्तियां यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो जोग सिखावन पांडे, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, ये तीनों पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण रही हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो ये पंक्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है समास पर आधारित है। पूछा गया है हस्तलिखित पद में कौन सा समास है? तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी में तत्पुरुष समास कहीं न कहीं कॉमन है, ठीक है। लेकिन इसमें जो कारक है उसको ध्यान में सवाल पूछ लिया गया कि तत्पुरुष में भी कौन सा समास है। हस्तलिखित, इसको आपको तोड़ देना है, यानी कि हाथ से लिखित कोई चीज है उसको हम कहते हैं हस्तलिखित, ठीक है। तो इसमें विभक्ति का लोप होता है तत्पुरुष में। तो यहाँ पर से है, यानी कि करण, यानी साधन का प्रयोग किया जा रहा है, हाथ से लिखा जा रहा है, तो करण तत्पुरुष समास हो गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कामायनी के लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं। एक सर्ग पर आधारित यहाँ पर पंक्तियां पूछी गई हैं, वो भी है लज्जा, ठीक है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, तो लज्जा किस नंबर पर है। अब पंक्तियों की बात करें तो 5 पंक्तियां दी गई, उसमें से 3 पंक्तियों को हमें यहाँ पर चुनना है कि आखिरकार वो कौन कौन सी पंक्तियां हैं। तो सही जवाब है मैं एक पकड़ हूं जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो, ये लज्जा से ली गई है। इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है, ये भी लज्जा से है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपग तल में, ये भी लज्जा से ली गई, यानी कि इसका जो कूट बन रहा है यहाँ पर C, D और E बन रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन
तीसरा। देखिए नीचे की जो पंक्ति है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, जो कि लज्जा सर्ग से ली गई है। ऐसा नहीं है कि श्रद्धा शब्द आया हुआ है तो ये श्रद्धा सर्ग से है, ठीक है। कई बार समझने में यहाँ पर गलती हो जाती है, लेकिन इसका संबंध किससे है? लज्जा से। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, सी, डी और ई। अगला प्रश्न है कि किस काव्य शास्त्री ने काव्य स्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा है? अभिनवगुप्त, भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक इत्यादि का नाम दिया गया है। सही जवाब है भोजकत्व को काव्य स्वादन की अंतिम स्थिति माना है भट्टनायक ने। ये वही भट्टनायक हैं जिनको कि हम साधारणीकरण शब्द का प्रयोग करने के लिए या फिर जनक के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है। तो उसमें उन्होंने भावकत्व, भोजकत्व इन शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तो सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन तीसरा है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान और कविता के संबंध पर किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है? हमने प्रैक्टिस सेट में भी सुमेलित वाले में इस प्रश्न का जवाब आपको बताया था। यहाँ पर भी विज्ञान और गीता, जब भी विज्ञान की बात आए तो रिचर्ड्स, आइए रिचर्ड्स का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, जिन्होंने आलोचना को मनोविज्ञान से जोड़ा है। पहली बार किसी पाश्चात्य विचारक या फिर चिंतक ने आलोचना को भी मनोविज्ञान से जोड़कर देखने का प्रयास किया है, ठीक है। सही जवाब हो गया आइए रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है जो कि सूची मिलान पर आधारित है और पंक्तियां दी गई हैं, ठीक है। संवाद है और इधर पात्र और चरित्र है। हमें मिलाना है कि कौन पंक्ति किससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो 4 पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, 4 संवादों का जिक्र किया गया है। ऑप्शन ए दिया गया, धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं, वह माप है उनका ऐश्वर्य। तो ये कथन किसका हो गया यहाँ पर? ये कथन है देवसेना का, ठीक है। ए का 2 हम यहाँ पर कर देते हैं। जिस राष्ट्र और समाज से हमारे सुख शांति में बाधा पड़ती हो उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। तो ये कथन हो गया आपका श्रमण करके एक पात्र है उसके द्वारा यहाँ पर कहा गया है, ठीक। तो 4 हो गया। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। ये कथन किसका हो गया? ये कथन हो गया धातुसेन का, ठीक है। धातुसेन विदेशी पात्र एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। आपके दिमाग में आ गया होगा कि वो कहाँ का है। प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। ये कथन किसका हो गया? विजया का हो गया, ठीक। तो इस तरीके से डी का 3 हो गया। तो हम मिलान करेंगे कि 2, 4, 1, 3 किस में हो रहा है, ठीक है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला यहाँ पर सही जवाब है। तो आगे के लिए इन पंक्तियों को जरूर ध्यान में रखिए, खासतौर से विजया, देवसेना, धातुसेन, इन लोगों का पूछा जाता रहा है हमेशा। अगला प्रश्न है, यह भी संवाद पर आधारित है और वैसे ही कि नाटक से ही इन संवादों को लिया गया है। सूची 1, सूची 2 दिया गया है संवाद, गीत की पंक्तियां, वक्ता, पात्र। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा कि ये पंक्ति किससे ली गई है। ये पंक्ति आ गई आपकी अंधेर नगरी से। घासी राम इस कथन को कहता है या फिर संवाद को कहता है। कोकिल बायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय, जहां नन्हे को विवेक। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है कि ये पंक्ति कही गई है महंत द्वारा, ठीक। बी का 4 हो गया। प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राजसभा बल भारी। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई? ये पंक्ति कही गई है गोवर्धन दास द्वारा, यानी कि सी का 1 हो गया। लाख टका के बाला जोबन, लाख टका के वाला जोबन, गाहक सब ललचाए। ये किसका है? मछली वाली का है। तो हमने अंधेर नगरी प्रहसन का पाठ किया हुआ था, एक एक पंक्ति और संवादों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित जरूर किया था, ठीक है। कई बार जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें लंबा वक्त लगता है, तो पहली बार तो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जब क्वेश्चन आना शुरू कर देता है तो फिर हमारा ध्यान उधर जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ए का 2, फिर बी का 4, सी का 1। इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा, ठीक। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो ऑप्शन दूसरा इसका क्या हो गया?
सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका सुदर्शने प्रियदर्शिनी, तुम स्वयं द्वंद्वयुक्त भौतिकवाद की सिंथीसिस हो। मैला आंचल उपन्यास का यह कवितांश किसने किसके बारे में लिखा है? ठीक है, तो यहाँ पर इस कवितांश, इस बार के पेपर में हम देख रहे हैं कि उपन्यासों और कहानियों में जो कवितांश हैं उनको भी इस बार पेपर बनाने वाले ने सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया है। ठीक है, यानी कि कहीं न कहीं उन रचनाओं को पढ़कर बनाया गया है। एक चीज मुझे यहाँ पर, भले ये पेपर कैंसिल हुआ है, लेकिन पॉजिटिव चीज दिखाई दी कि अब आप अंधेरे में तीर या फिर हवाई हवाई तीर नहीं मार सकते हैं, आपको पढ़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो कवितांश दिया गया है, सही जवाब इसका है ऑप्शन तीसरा। इसका सही जवाब है कि चिंगारी जी लक्ष्मी से ये संवाद को कहते हैं, मतलब इन्हीं दोनों से जुड़ा हुआ ये संवाद है। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है? यानी कि वर्णा नामक जो युवती है इसका संबंध आधे अधूरे नाटक से है। ऑप्शन जो भी दिए गए हैं इसमें सही जवाब है ऑप्शन चौथा, किन्नी, यानी जो छोटी लड़की है उसके द्वारा इस युवती का जिक्र किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। ठीक है, बड़ी लड़की बिन्नी है और छोटी लड़की किन्नी है। जो मेरे पास बुक है आप देखेंगे पेज नंबर यहाँ पर 63 पे इस तथ्य को दिया गया है। इसमें छोटी लड़की कहती है कि झूठ मूठ मेरा फाउंटेन पेन तेरी वर्णा के पास नहीं है। बड़ी लड़की, वर्णा कौन? छोटी लड़की, वही उद्योग सेंटर वाली। तो वर्णा कौन है? उद्योग सेंटर से जुड़ी हुई एक महिला है और उसका जिक्र कर रही है छोटी लड़की किन्नी। ठीक है, तो आधे अधूरे से सवाल पूछ लिया गया था यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है, यानी स्त्री विमर्श से रिलेटेड है? सही जवाब है श्रृंखला की कड़ियां, जो कि सन 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई श्रृंखला की कड़ियां, जिसमें कि महादेवी वर्मा ने स्त्रियों को केंद्र में रखते हुए रचनाएं की। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये प्रश्न आप देख रहे हैं कि पिछले पैटर्न पर ही आधारित है। यहाँ पर रामविलास शर्मा की किताबों का नाम दिया गया है, जो किताबें आलोचनात्मक हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र उन्होंने लिखा 1953 ईस्वी में। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की परंपरा 1975 ईस्वी में लिखा। भाषा और समाज, बहुत ही बेहतरीन इनकी किताब, जेएनयू में पढ़ाई जाती है, 1961 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी में। निराला की साहित्य साधना 1972 ईस्वी में। जबकि आप जानते हैं कि निराला की साहित्य साधना कुल 3 खंडों में है। ठीक है, और उसमें 1969, 72 और इस तरीके से है तीनों खंड, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा खंड ही पूछा है। अब हम इन प्रकाशन वर्षों के दृष्टिकोण से देखें तो कूट कौन सा बन रहा है? सबसे पहले जो कूट आना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले कूट आना चाहिए आपका ए। ठीक, जो हमने इसको अभी कूट बनाया है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ACEBD। ठीक है, ये कूट बनना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि किसी ऑप्शन में इस तरीके का कूट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसको हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को लेकर अगर पेपर आगे कंटिन्यू होता और कैंसिल नहीं होता तो इस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता था। आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर भाषा और समाज। ठीक, फिर तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कि निराला की साहित्य साधना भाग 2 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वो चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो इसका कूट यहाँ पर कोई ठीक से मिल नहीं रहा है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा वो करें तो EBD अगर जिसमें लास्ट में आ रहा है, कहीं भी इस तरीके से आ नहीं रहा है। ठीक है, शुरुआत इसकी होनी चाहिए थी ए से, ए यहाँ पर जरूर है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आप अपने से देख लीजिए कि कूट असली में क्या होना चाहिए था। एक चीज हो सकता है कि यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र वैसे दिया हुआ है, जो कि आगे चलकर
संशोधित हुआ तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण नाम से ये पुस्तक आई, ठीक है, 1985 में, लेकिन वो अलग पुस्तक का नाम है। इस प्रश्न के आधार पर कूट जो बनना चाहिए ये बनना चाहिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। और जिन भी पत्रिकाओं का नाम आप देख रहे हैं, अब मैं 18 जून के पहले ही, कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, गद्य का विकास के अंतर्गत इसका जिक्र किया था कि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। मैं प्रैक्टिस सेट को बीच में ब्रेक करके इन तथ्यों पर चर्चा करनी शुरू की थी। न पता अंदर की आवाज आ रही थी कि यहाँ से सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं, और आप देखिए कि एकदम से सवाल पूछे गए हैं। हमने एक भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड अलग से वीडियो बनाया हुआ है उसी में, ठीक है, वहां से भी आप इसको जाकर देख सकते हैं। अब वैसा ही है कि पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना है। हिंदी प्रदीप संवत में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप 57 घटा लीजिएगा, 1934। इसके बाद भारत बंधु आप देख रहे हैं कि 1933, तब संवत में देश हितैषी संवत 1936, बिहार बंधु जो कि संवत 1929 में है, और हिंदुस्तान जो कि भारत से नहीं प्रकाशित होता था, कहाँ से होता था आपके लिए होमवर्क है, संवत 1940, ठीक है। हिंदुस्तान कहाँ से प्रकाशित होता था जो कि आगे आपके काम में आ सकता है। संपादक और जगह का नाम दोनों बताइए, ठीक है। अगर इसके क्रम को हम मिलाएं, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर कूट बन रहा है, कूट बनेगा आपका BCAED, ठीक है, BCAED। तो हम देख रहे हैं कि इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथा, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले नंबर पर है बिहार बंधु, फिर दूसरे नंबर पर है भारत बंधु, फिर तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कि हिंदी प्रदीप है, फिर चौथे नंबर पर देश हितैषी, और 5वें नंबर पर है हिंदुस्तान। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांत से की जाती है। अक्सर पूछा जाता था कि क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है उसकी तुलना किस भारतीय सिद्धांत से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रश्न थोड़ा सा बदला गया है और एक नए सिद्धांत की तरफ आपका ध्यान ले गया गया है। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्यशास्त्र से की जाती है, तो वो है अभिव्यक्तिवाद, ठीक है, जिसके प्रवर्तक कहें या फिर संस्थापक कहें या विचारक कहें वो हैं अभिनव गुप्त। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, ठीक। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन है। अर्धमागधी, जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया, बिल्कुल ये सही तथ्य है। यहाँ पर इसका तत्कालीन रूप मथुरा के आसपास व्यवहार में लाया जाता था, ये कथन गलत है, बल्कि मगध के आसपास में ये प्रयुक्त होती थी, तो गलत हो गया वो। श के स्थान पर श का प्रयोग अर्धमागधी की विशेषता है, ये भी गलत है। और थोड़ा सा यहाँ पर केवल गलत है, बहुत ज्यादा गलत नहीं है। ध्यान दीजिए कि कैसे केवल तथ्यों को पलट दिया गया है। तालव्य श और मूर्धन्य श का अक्सर दंत स में प्रयोग किया जाता है, अर्धमागधी की एक खास विशेषता रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख रहे हैं आप, तथ्य तो है मिलते जुलते, लेकिन यहाँ से केवल मोड़ दिया गया है, जो कि आपको आगे के लिए ध्यान रखना है। तो ये दोनों बी और सी तो एकदम से गलत हो गए। अब 3 बताना है, ठीक है। तो जो कूट बन रहा है ADE कूट बनना चाहिए हमारा, ADE सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। तो आगे के लिए डी को भी देख लेते हैं कि आखिरकार क्यों सही है। कहा गया कि अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और सौरसेनी प्राकृतों के बीच मानी गई है, ठीक है। तो इधर मागधी है, आपको भारत का मैप आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मागधी इस एरिया में है, और इधर जो हम कर रहे थे कि सौरसेनी जिसमें कि पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का दोनों का हुआ है, ठीक है, तो उसके बीच का है, ठीक। मैप के ऊपर बहुत भावुक नहीं होना है। यहाँ से मागधी हो गया और ये हो गया सौरसेनी, इसके बीच का जो है वो एरिया क्या है, वो है अर्धमागधी, ठीक है। आपने बहुत सारे इस आंसर को लोगों के यहाँ देखा होगा, लेकिन अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि आखिरकार मागधी और सौरसेनी का एरिया क्या है, क्यों, इसमें कौन सा कथन सही और कौन सा कथन गलत है, ठीक। अर्धमागधी का संबंध किसी पूर्वी हिंदी से, ये भी यहाँ पर है, और पूर्वी हिंदी का हमने आपको कई बार बताया हुआ सूत्र है ABC, अवधि, ठीक है, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर कहा गया कि अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि बोली का संबंध माना जाता है।
इसलिए डी भी सही है और ई भी सही है। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार हैं। ये बड़ा, मैंने ऑप्शन देखा, पांचों ऑप्शन एक दूसरे से बड़ा क्लोज है और ये प्रश्न मुझे कठिन दिखाई पड़ा। हालांकि इसको खोजने में मैंने थोड़ा सा वक्त लिया है, लेकिन आपको आंसर मैं जल्दी ही बता दूंगा। यहाँ पर पूछा गया कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार कौन कौन से हैं, पांचों में से बताना है, वो भी तीन ही विचार हैं। ठीक है, भारत भूख से मर रहा है क्योंकि उसे उस रोजी रोजगार से वंचित कर दिया गया जो उसे रोटी दे सकता है। ये महात्मा गांधी का कथन यहाँ पर है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए क्या हो जा रहा है, सही है। अस्पृश्यता जाति प्रथा की उपज नहीं बल्कि ऊंच नीच की उस भावना की उपज है जो हिंदू धर्म में घुस आई है और उसे भीतर से खोखला कर रही है। यह भी महात्मा गांधी का है। और यहाँ पर देख रहे हैं, कहा गया कि यदि कोई ऐसा सत्य है जो मानवता से पूर्ण असंबद्ध है तो हमारे लिए वह पूर्णतः अस्तित्वहीन है। ये महात्मा गांधी कथन नहीं है। मेरा धर्म मनुष्य का धर्म है। ये देखिए, इतना दूर तक तो कई किताबों में महात्मा गांधी का कथन मिल रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ इसका अर्थ बदल रहा है जिसकी वजह से ये कथन नहीं है। डी ई ऑप्शन जो है एकदम से महात्मा गांधी का है। ठीक है, ठीक, तो जो तीन पूछा गया उसमें हम देखेंगे कि ए बी ई आना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन पहला, जो कूट बन रहा है ए बी ई। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है जो कि अवतरण पर आधारित है, यानी गद्यांश पर आधारित है और गद्यांश को काफी गंभीरता से पढ़ना है और उसका उत्तर इसी में दिया हुआ है, जिसका मैं क्वेश्चन पेपर लिया हूं। इस विद्यार्थी ने काफी प्रश्नों को सही किया था। अगर कैंसिल नहीं होता तो शायद इनका इस बार नेट जेआरएफ हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पेपर को बीच में चेंज नहीं किया। भले यहाँ पर पंक्तियां टेढ़ी मेढ़ी दिख जा रही हैं, लेकिन क्या है, किसी पर विश्वास करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, सुंदरता के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, कंटेंट वही है, तो इसलिए हमने इसी क्वेश्चन पेपर को रखा है। अब अवतरण यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कैसे अवतरण को पढ़ना है, थोड़ा सा यहाँ पर हम उस चीज को भी देखेंगे। भारत बहुजातीय देश है, तो आपको बहुजातीय पर अंडरलाइन कर देना है। यहाँ किसी जाति की अपनी विशेषताओं के साथ सामान्य राष्ट्रीय विशेषताओं पर ध्यान देना उचित है, किंतु राष्ट्रीय एकता का अर्थ जातीय विशेषताओं का लोप नहीं होता। हिंदी जाति की संस्कृति भारतीय संस्कृति का एक अंग है। उसके संदर्भ में ही उसका विकास और महत्व समझा जा सकता है। जब वेद मंत्र रचे गए तब उस युग के आसपास सिंधु घाटी की महान सभ्यता विकसित हुई थी। संस्कृत के विशाल वांग्मय के एक छोर पर तक्षशिला में पाणिनि है और दूसरे छोर पर केरल में शंकराचार्य है। आधुनिक भाषाओं में लगभग चौथी ईस्वी शताब्दी से अब तक तमिल साहित्य की अटूट गौरवशाली परंपरा है। जातीय चेतना का प्रसार महाराष्ट्र में संतों के द्वारा हुआ और समर्थ गुरु रामदास ने समस्त मराठी भाषियों से एक झंडे के नीचे संगठित होने को कहा। जनसाधारण को अपना आधार बनाकर शिवाजी ने भारतीय युद्ध कौशल में क्रांतिकारी परिवर्तन किया और उन्होंने संसार में सबसे पहले छापेमार लड़ाई का विकास किया। महाराष्ट्र में उन्होंने मराठी भाषी जाति की जातीय राजसत्ता स्थापित की। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर के बंगाल ने भारतीय नवजागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये तो देखिए, दो पैराग्राफ हमने पढ़े और कहां कहां पर अंडरलाइन करना है। आगे चलकर आप देखेंगे कि यही रेखांकित शब्दों के यहां से प्रश्न बन रहे हैं। आगे जो पैराग्राफ है उसमें, किसी भी बहुजातीय देश के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास में सभी जातियों का योगदान एक सा नहीं होता, यद्यपि वे एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का केंद्र हिंदी प्रदेश था। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उसका राष्ट्रीय महत्व नहीं था। दूसरे प्रदेशों में उसके प्रति सहानुभूति नहीं थी। वहां साम्राज्य विरोध संघर्ष न हुए थे। सन 57 की राज्य क्रांति में पंजाब, सीमांत प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद और विशाल हिंदी भाषी प्रदेश की जनता ने भाग लिया। इन प्रदेशों में क्रांति का विकास एक साथ नहीं था, न हो सकता था। जातियों के विचार से स्वाधीनता संग्राम में हिंदुस्तानियों की भूमिका प्रमुख थी।
हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। कई बार हमने देखा है, व्यक्तिगत अनुभव भी है, आप लोगों को भी अनुभव हुआ होगा कि ये पैराग्राफ बहुत कुछ हमें बता देते हैं। ठीक है, पैराग्राफ हर एग्जाम में बड़े अच्छे दिए जाते हैं। अब इन पैराग्राफों के आधार पर हमें आंसर देना है कि उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार भारत कैसा देश है। तो हमने ऊपर ही बताया, पहला ही वाक्य बहुजातीय देश है। ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थी ने बिल्कुल सही किया हुआ है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन चौथा हो गया। उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार पाणिनि का संबंध है। पाणिनि का संबंध कहां से दिया गया है? यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया गया है, तक्षशिला में पाणिनि है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम का केंद्र था। ठीक है, तो केंद्र कहां पर था? यहाँ पर देखिए बताया गया था कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का केंद्र हिंदी प्रदेश था। ठीक है, इसको हमने पहले ही अंडरलाइन किया था। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण की शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि नवजागरण की शुरुआत कहां से होती है। यहां से देखिए आखिरी वाक्य जो दिया गया है यही इसका उत्तर हो जाएगा, 1857 के स्वाधीनता संग्राम से। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार किसने महाराष्ट्र में मराठी भाषी जाति की जातीय राज्य सत्ता स्थापित की? तो यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, हम देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया कि रामदास, गुरु रामदास ने समस्त मराठी भाषियों से एक झंडे के नीचे संगठित होने के लिए कहा। ठीक, तो यहाँ पर क्या इसका सही जवाब हो रहा है? रामदास। ठीक है, एक मिनट इस क्वेश्चन को और हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए, शिवाजी ने भारतीय युद्ध कौशल में क्रांतिकारी परिवर्तन किया और उन्होंने संसार में सबसे पहले छापेमार लड़ाई का विकास किया। महाराष्ट्र में उन्होंने मराठी भाषी जाति की जातीय राज्य सत्ता स्थापित की। यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो गुरु रामदास नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन पहला है शिवाजी। ठीक है, शिव जी बल्कि लिख दिया है, यहाँ पर शिवाजी होना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वाक्य को एक बार दोबारा से आपको पढ़ना है। यहाँ में बताया गया कि महाराष्ट्र में उन्होंने मराठी भाषी जाति की जातीय राज्य सत्ता स्थापित की। कौन? यहां तक केवल बात हुई है कि गुरु रामदास ने समस्त मराठी भाषियों से एक झंडे के नीचे संगठित होने को कहा। ये कथन यहाँ पर हो गया जनसाधारण को, एक कथन यहाँ पर रामदास से रिलेटेड खत्म हो गया। अब बात शुरू हो रही है शिवाजी से। तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑप्शन पहला हो रहा है शिवाजी। हालांकि विद्यार्थी ने गुरु रामदास दिया हुआ है, पढ़ने में थोड़ा बहुत हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, पैराग्राफ की एक खास विशेषता यही होती है कि लगता है कि जो हम आंसर दे रहे हैं वो सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप मिला लिए होंगे, शिवाजी यहाँ पर आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है जो कि अवतरण पर ही आधारित है, थोड़ा सा उससे कठिन अवतरण है और बड़ा भी है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सही जवाब देना है। सामंतवाद से रिलेटेड है। भारत में सामंतवाद के मूल लक्षण अन्य देशों में सामंतवाद के मूल लक्षणों से बहुत भिन्न नहीं थे। भूमि जो कृषि उत्पादन का बुनियाद साधन है, सामंती प्रभु की संपत्ति होती थी। उत्पादन के साधनों के मालिक लोग किसानों के समुदाय द्वारा पैदा किए गए अतिरिक्त माल को अपने इस्तेमाल के लिए हड़प लेते थे। भारत एक विशाल देश है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में सामंती संबंधों के रूप अलग अलग थे। इतने पर भी कुछ ऐसे समान लक्षण थे जो भारतीय सामंतवाद की अपनी विशिष्टता थी। युगों पुराने ग्राम समुदाय, कृषि और दस्तकारी का एक दूसरे से घुला मिला होना, बिरादरी के कबीली संबंधों का जारी रहना, जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास, और इस सब के साथ साथ दास प्रथा के अवशेषों और यहाँ तक कि आदिम साम्यवाद के अवशेषों का भी जारी रहना। इस देश में सामंतवाद का धीरे धीरे ही विकास हुआ और उसका आगमन भयंकर सामाजिक उथल पुथल और वर्ग संघर्ष से संबंधित नहीं रहा। भारतीय सामंतवाद की एक दूसरी विशेषता थी भूमि का सामूहिक स्वामित्व। ठीक है, यह सामूहिक स्वामित्व प्राचीन काल से ही चला आ रहा था और यह सामंतवाद के साथ भी जारी रहा, यद्यपि औपचारिक रूप में ही, किंतु समान स्वामित्व के साथ साथ निजी स्वामित्व भी जारी रहा। भारतीय सामंतवाद का एक दूसरा लक्षण यह था कि भूमि कभी कभी मंदिरों को दान कर दी जाती थी।
इन मंदिरों की देख प्रायः ब्राह्मण पुजारी करते थे। कभी कभी ब्राह्मणों को सीधे सीधे जमीन दान कर दी जाती थी। इस प्रकार के इस दान का उल्लेख रामशरण शर्मा ने किया हुआ है। अब आप इसको सोचेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतिहासकार रहे हैं रामशरण शर्मा, जिसे रामविलास शर्मा रहे हैं वैसे ये भी रहे ने अपनी पुस्तक में किया है। इस राजा का नाम प्रवरसेन द्वितीय था। 1000 ब्राह्मणों को एक ग्राम दान में देते हुए दान पत्र में कहा गया था कि ये ब्राह्मण इस शर्त पर ही गांव को अपने कब्जे में रख सकते हैं कि वे राज्य के विरुद्ध राजद्रोह न करें, ब्राह्मणों की हत्या न करें, चोरी और व्यभिचार न करें, राजाओं को विष देकर उनकी हत्याएं न रचाएं, युद्ध न छोड़ें और दूसरे गांवों को त्रस्त न करें। चीनी यात्री फाहियान ने बताया है कि उन दिनों मठों को खेत, बगीचे और चौपाए दान में दिए जाते थे। तो ये सामंतवादी जो भी दिन रहे हैं या फिर समय रहा उसके ऊपर ये पैराग्राफ है। अब सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार रामशरण शर्मा ने ब्राह्मणों को सीधे सीधे जमीन देने वाले किस राजा का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर एक ही राजा का नाम आया, प्रवरसेन द्वितीय। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशेषता नहीं है। भारतीय सामंतवाद की विशेषता के बारे में हमें बताना है कि आखिरकार कौन सी विशेषता नहीं है यहाँ पर, ठीक। तो भूमि का सामूहिक स्वामित्व आपने देखा यहाँ पर ऊपर में बताया गया है, ठीक है। ये क्या है, इसकी विशिष्टता थी, तो ये ऑप्शन तो है। मंदिरों को भूमि में दान दिया जाता था, ये भी विशेषता है। ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता है, ये भी विशेषता है। हमें बताना कि कौन नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। भूमि पर किसान अथवा रैयत का संपूर्ण अधिकार जो था वो भारतीय सामंतवाद की विशेषताओं में नहीं है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा है कि उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद के बारे में असत्य कथन है। हमें ध्यान रखना है, असत्य कथन पैराग्राफ के आधार पर ही बताना है। भारत में सामंतवाद के मूल लक्षण अन्य देशों में सामंतवाद के मूल लक्षणों से बहुत भिन्न थे। यहाँ पर बताया गया बहुत भिन्न थे, और जब हम पैराग्राफ में देख रहे हैं तो लिखा गया है बहुत भिन्न नहीं थे। पहला ही वाक्य आप देख रहे हैं, बहुत भिन्न नहीं थे। तो देखिए पहला ही यहाँ पर जो है उसको हमने कैच कर लिया, नहीं यहाँ पर क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, लोप कर दिया गया। तो असत्य कथन हो गया ये, ठीक। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, इसका सही जवाब हो रहा है। बाकी सामंतवाद का विकास धीरे धीरे हुआ, आपने देखा ऊपर में अलग अलग थे, ये भी है। और भूमि सामंती प्रभु की संपत्ति होती थी, ये भी है। तो नीचे के तीनों वाक्य हैं, कथन हैं, लेकिन ऊपर वाला कथन क्या है, यहाँ पर गलत हो गया है, मतलब असत्य है। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशेषता है, ठीक। भूमि कर न दे पाने वाले किसानों को मृत्युदंड देना, जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास, दास प्रथा के अवशेषों का पूर्ण समापन, कृषि और दस्तकारी का पूर्ण पार्थक्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कथन में पैराग्राफ में आया हुआ है, ठीक है, जिसको कि हम देखेंगे इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया हुआ था जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास, ठीक। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब यहाँ पर क्या हो रहा है, विशिष्टता में आ जाएगा ऑप्शन दूसरा, जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त अनुच्छेद में किस चीनी यात्री का उल्लेख हुआ है? तो आपने देखा कि चीनी यात्री का उल्लेख आखिरी पंक्तियों में किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चीनी यात्री फाहियान ईस्वी सन 4वीं शताब्दी के आसपास में किया गया है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, फाहियान, ठीक। तो इस तरीके से हमने जून 2024 यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर पर विस्तार से बातचीत कर लिया है, पेपर का विश्लेषण भी कर लिया है, 100% सही उत्तरों तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि आप सभी इस कैंसिल पेपर को भी उतना ही प्रेम और स्नेह से देख रहे होंगे जितना कि अगर इसकी वैलिडिटी होती, ठीक है। तो आगे के लिए ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं, और आगे हम वीडियोज में अलग अलग टॉपिक्स को लेकर आएंगे इसी पैटर्न के आधार पर, ठीक है। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।